नमस्कार श्रोता साथी। आज आप लोगों के सामने एनटीयूसी नेट हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कहानी सिक्का बदल गया को लेकर आया हूँ। इसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती जी और इसका प्रकाशन वर्ष है, सिक्का बदल गया का प्रकाशन वर्ष है जुलाई 1948 ईस्वी में प्रतीक पत्रिका में हुआ था और यह बादलों के घेरे संग्रह में, कहानी संग्रह में 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और इस कहानी के विषय वस्तु पे आपको जाए तो यह एक देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। जब हमारा देश विभाजन हुआ था उसके बाद जो हमारे देश के भीतर अंदरूनी सांप्रदायिक दंगा, जिस स्थान पे मुस्लिम बहुल है वहाँ पे हिंदुओं की या अन्य धर्मों के लोगों के साथ क्या हश्र हुआ, क्या उसकी स्थिति हुई, उसको दिखाया गया है। और इसकी कुछ अन्य भी कहानी है जहाँ पे यह भी दिखाया गया है कि जहाँ पे मुस्लिम बहुल है, मुस्लिम कम है और हिंदू बहुल है, वहाँ पे मुस्लिमों के साथ भी अत्याचार हुआ है। तो देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित यह कहानी है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जिस व्यक्ति को बचपन से लेकर के उम्र के एक पड़ाव तक, कहे कि 20-22 साल तक उसको खिला पिला करके बड़े करते हैं, उसके माँ के देहांत होने के बाद फिर वो किस प्रकार हत्या करने पर उतावला रहता है। जब देश विभाजन होता है, कुछ जो भारत में रहते हैं मुसलमान वो पाकिस्तान चले जाते हैं और जो यहाँ बचे हैं उन लोगों का क्या मनसवा रहता है उसे आप देखिए। मैं फिर भी कह रहा हूँ, इसमें कोई भी व्यक्ति, ना हिंदू ना मुसलमान, कोई व्यक्ति बुरे नहीं है। ये जो परिस्थिति क्रिएट होती है, जो हमारे मन मस्तिष्क को दिग्भ्रमित कर देते हैं और एक दूसरे को काट मार उतार हो जाते हैं, तो उसी से संबंधित यह कहानी है। तो चलिए आप लोग के सामने मैं ये प्रस्तुत करता हूँ। और इससे पहले मैं लेखक का थोड़ा सा परिचय दे दूँ। तो लेखक का परिचय मतलब इसका जन्म है 18 फरवरी 1925 ईस्वी को हुआ और 25 जनवरी 1919 को इसकी मृत्यु हुई। सिक्का बदल गया कहानी के पात्र के रूप में है, मुख्य पात्र हैं साहनी जी, शाह जी जो उनके हस्बैंड है, शेरा है जिसे साहनी ने पाल पोस के बड़ा किया है, हुसैना है, जैना है, फिरोज है, रसूली है, नवाब बीबी है, बेगू है, जेलदार है, इंस्पेक्टर दाऊद खान है और इस्माइल है। तो यह इस कहानी के पात्र हैं ये सभी, और इसी के इर्द गिर्द यह कहानी जो है अंततः घूमती रहती है। तो चलिए आप लोग के सामने प्रस्तुत है सिक्का बदल गया। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए साहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पांव फट रही थी। पांव फटने का अर्थ है कि वो सवेरा हो रहा था, सूर्य की रोशनी प्रस्फुटी आसमान को चीरते हुए वो बाहर आ रही थी धरातल पे। तो फटने का यही है। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। साहनी ने कपड़े उतार कर एक और रखे और श्री राम करते पानी में हो ली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उनिदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चनाब का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थी। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज ना जाने क्यों खामोश लगती थी। साहनी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी, पर नीचे रेत में अनगिनत पांवों के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। तो इस वाक्य से आप समझ सकते हैं कि साहनी जी जो है, इसे आभास हो गया कि कुछ
अनर्थ होने की स्थिति है, कुछ अन्याय होने की स्थिति है, तो वो भांप गई थी पहले ही। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में ना जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है। सहनी सोचती है, एक दिन इसी दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी, और आज आज साहजी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। साहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं, यह क्या सोच रही है। वह सवेरे सवेरे अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा। सहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज रही थी। फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा था। जमी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा। ये साहजी की ही असामियां है। सहनी ने नजर उठाई। यह मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर सहनी किसी अपनत्व के मुंह में भीग गई। यह अब साहजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांवों तक फैली हुई जमीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल जमीन तो सोना उगलती है। सहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, शेरे शेरे, हुसैना हुसैना। ये सब इनके हसामी है, किसान है जो इनके खेतों में फसल उपजाने काम करते हैं। और शेरे तो बता दिए, इसके बेटे स्वरूप है, मुंह बोला बेटा है, जिसकी की माँ जो है बचपन में ही इंतकाल हो गए थे, तो उसी को ये सहनी जी उसको संभाल के रखे हैं और खाना पीना खिलाते हैं और पाल पोस के बड़ा किए हैं। शेरा सहनी का स्वर पहचानता है। वह ना पहचानेगा। अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह सहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। उसने पास पड़ा गर्रासा सटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हसेना, ए हसेना। सहनी की आवाज उसे कैसे हिला गई। अभी तो वह सोच रहा था कि उस सहनी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियां उठाकर कि तभी शेरा गुस्से से भर आया। किस पर निकाले अपना क्रोध। सहनी पर चीख कर बोला, ए मर गई, ए अब्बा तेनू मौत दे। कहने का मतलब है यहाँ पे पश्चाताप होता है कि ये जो गरासा रखा हुआ है, गरासा किसी और के लिए नहीं बल्कि यह सहनी जी के लिए ही गरासा है, कि जिस गरासा से सहनी जी का हत्या करने की ये सोच रखा है। हसीना आटे वाली कनाली एक और रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। ए आई, क्यों छावेल, सुबह सुबह तरपना ए। अब तक सहनी नजदीक पहुंच चुकी थी। शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसीना, यह वक्त लड़ने का है। वह पागल है, तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा? हसीना ने मान भरे स्वर में कहा, सहनी का लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि वह मुंह अंधेरी में क्यों गालियां बरसाई है इसने। सहनी ने लार से हसीना की पीठ पर हाथ फेरा। हंसकर बोली, पगली, मुझे तो लड़के से बहू प्यारी है। शेरे, हाँ सहनी, मालूम होता है कि रात को कुल्लूवाल के लोग आए हैं यहाँ। सहनी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुक कर घबरा कर कहा, नहीं सहनी। शेरे ने उत्तर की अनसुनी कर सहनी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे, आज साहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते। सहनी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है। सहनी को लगा जैसे जी भर आ रहा है। सहनी को पिछले कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है।
शायद पिछली स्मृतियां आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हसीना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा है, क्या कह रही है साहनी? आज साहनी क्या? कोई भी कुछ नहीं कह सकता। यह होके रहेगा, क्यों ना हो। हमारे ही भाई बंदों से सूद लेकर साहनी साहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग में शेरे की आंखों में उतर आई। गर्रासे की याद हो गई। साहनी की ओर देखा नहीं। नहीं, शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, पर वह ऐसा नीच नहीं। सामने बैठी सहनी नहीं। सहनी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें कभी कभी साहजी की डांट खा के वह हवेली में पड़ा रहता था, और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है सहनी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे। सिरे सिरे उठ, पी लो। सिरे ने सहनी की झुर्रियां पड़े मुंह की ओर देखा तो सहनी धीरे से मुस्कुरा रही थी। सिरा विचलित हो गया। आखिर सहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? साहजी की बात साहजी के साथ गई। वह सहनी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा वह कैसे मान गया था? फिरोज की बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। सहनी, चलो तुम्हें घर तक छोड़ रहा हूं। सहनी उठ खड़ी हुई। किसी गहरी सोच में चलती हुई सहनी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा है। संकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसे कानों में गूंज रही है, पर क्या होगा सहनी को मारकर? सहनी, हाँ शेरा। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो सहनी को बता दे, मगर वह कैसे कहे? सहनी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरा जानता है यह आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। सहनी कुछ कह न सकी। उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई। सहनी ने शून्य मन में ड्योढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के, न जाने कब तक वहीं पड़ी रही सहनी। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज सहनी नहीं उठ पा रही, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे कुछ छूट रहा है। साहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मुंह नहीं हट रहा, मानो पत्थर हो गई हो। परे परे सांझ हो गई, पर उठने की फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज सुनकर चौंक उठी। सहनी, सहनी, सुनो, ट्रकें आती हैं लेने। ट्रकें? सहनी इसके सिवाय और कुछ कह न सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीबी ने अपने विकृत कंठ से कहा, सहनी, आज तक कभी ऐसा ना हुआ, न कभी सुना। गजब हो गया, अंधेरे पड़ गया। सहनी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीबी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, सहनी, हमने तो कभी न सोचा था। सहनी, क्या कहे? उसी ने ऐसा सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जेलदार की बातचीत सुनाई दे रही थी। सहनी समझी कि वक्त आन पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी न लांघ सकी। किसी बहुत गहरी आवाज से पूछा, कौन है वहां? कौन नहीं है आज वहां? गांव है, सारा गांव है, जो उसके इशारे पर नाचता था कभी। उसकी असामियां हैं, जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं रखा, न समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं है। आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उनमें कुल्लुवान की जाटा। वह क्या सुबह ही न समझ गई थी? इसका कहने का अर्थ है कि वो सुबह ही समझ गई थी कि कुछ होने वाला है, जिससे कि
लोग जो इसमें दिखाया गया है भी आपने सुना है, तो जो लोग किसान थे, इसके यहाँ काम करते थे, वही लोग आज इसके दरवाजे खटखटा रहे हैं कि घर से बाहर निकलो और जाओ यहाँ से, नहीं तो अन्यथा मार देंगे। इसका सीधा सा यही अर्थ है। तो यही बोल रही, क्या अगर शाहजी रहते तो क्या ऐसा हो पाता? सब जितने भी ये खतरा आए हैं, सभी खतराओं को वो अकेला झेलते और खतरे को टाल देते और सभी लोग अच्छे से रहते। बेगू पटवारी और मस्जिद के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा। साहनी के निकट आ खड़े हुए बेगू आज साहनी की और देख नहीं पा रहा। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, साहनी, रब नू यही मंजूर सी, मतलब रब को भी यही मंजूर है, मतलब ईश्वर को, अल्लाह को भी यही मंजूर है कि आप यहाँ से चली जाए। साहनी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे साहजी उसे। बेजान सी साहनी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है क्या गुजर रही है साहनी पर, मगर क्या हो सकता है। सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया का यह अर्थ है कि जो परिस्थितियां थी, जो समय उस समय साहजी के रहते हुए था, वो सभी परिस्थितियां जो ये देश विभाजन के बाद जो है बदल गया है। यहाँ पे हर एक व्यक्ति एक दूसरे, हिंदू और मुसलमान के जो व्यक्ति हैं, वो हर एक दूसरे के खून के प्यासे हो चले हैं और इसे और कुछ नहीं। मतलब जो समय पहले था वो समय बदल गया है। सिक्का बदलने का यही अर्थ है। और जो परिस्थिति देश आज़ादी से पहले यहाँ पे किसान, असमिया जो लोग थे, मजदूर करते थे इनके यहाँ, वो मजदूर करते थे, लेकिन आज सभी लोग यहाँ पे आकर के इनको मार काट के भगाना चाहते हैं। लेकिन कुछ हमदर्दी है जो इन्हें प्रेम से बोल रहे हैं कि ये सारी चीज़ें छोड़ करके जाने के लिए, जहाँ हिंदू बहुल क्षेत्र है। साहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है हवेली के दरवाजे से लेकर उस दारे तक जिसे साहजी ने अपनी पुत्र की शादी में बनवा दिया था। तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यही होते रहे हैं। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यही सोची गई थी। यह नहीं कि साहनी कुछ न कुछ जानती हो। वह जानवर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन बूढ़ी साहनी यह नहीं जानती थी कि सिक्का बदल गया। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खान जरा कर आगे आए और ड्योढ़ी पर खड़ी जर निर्जीव छाया को देखकर ठिठक सा गया। वह साहनी है जिसके साहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही साहनी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कनफूल दिए थे, वो भी मुंह दिखाई में। अभी उसी दिन जब वह लीग के सिलसिले में आया था तो उसने उदंडता से कहा था, साहनी, भागोवाल मस्जिद बनेगी, 300 रुपये देना पड़ेगा। साहनी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये दिए थे। और आज साहनी ड्योढ़ी से निकट जाकर बोला, देर हो रही है साहनी, कुछ साथ रखना हो तो रख लो। कुछ साथ बांध लिया है, सोना चांदी। साहनी स्फुट स्वर में बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी? बच्चा, वह सब तुम लोगों के लिए है। मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। दाऊद खान लज्जित सा हो गया। साहनी, तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है। कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? साहनी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खान, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया साहनी ने। दाऊद खान निरुत्तर है। साहस कर बोला, साहनी, कुछ नकदी जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से साहनी का गला रूंध गया। नकदी प्यारी नहीं, यहाँ की नकदी यहीं रहेगी। इतना सारा कुछ होने के बाद भी साहनी यही कह रही कि मेरा ये ज़मीन है, ज़मीन में ही मेरा सोना बिछा हुआ। यहाँ जो फसल है वही सोना है जिससे कि
यहाँ के जो हमारे इतने सारे असामियाँ हैं, किसान हैं, मजदूर भाई है, उसी के लिए है, और यह दाऊद तुम्हारे लिए भी है, मेरा कुछ नहीं। शेरा आन खरा गुजरा की हो, कुछ मार रहा है सहनी से। खां साहिब देर हो रही है। सहनी चौक पड़ी। देर मेरे घर में मुझे देर। आंसुओं की भंवर में ना जाने कहाँ से बिधरू उमर पड़ा। मैं पुरखों के इस मैं पुरखों के इस सिरा आन खरा गुजरा की हो ना हो, कुछ मार रहा है सहनी से। खां साहिब देर हो रही है। सहनी चौंक पड़ी। देर मेरे घर में मुझे देर। आंसुओं की भंवर में ना जाने कहाँ से बिधरू उमर पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी, और यह मेरी ही अन्न पर पले हुए हैं। नहीं, यह सब कुछ नहीं। ठीक है, देर हो रही है पर नहीं। सहनी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से। मान से लांघेगी यह देहरी, जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर सहनी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्यूटी से बाहर हो गई। परी बूढ़ियां रो पड़ी। किसकी तुलना हो सकती थी उसके साथ। खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदले। जहाँ जहाँ ये दुल्हन सी बन के जिस ड्यूटी में प्रवेश किया था, आज वही जो उसके नकदी कहे या फसलों पे पले हुए लोग हैं, वही इसे इस घर से धिक्कार रहे हैं, निकाल रहे हैं कि जाओ यहाँ से तुम, अन्यथा तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। और लोग इंतजार कर रहे हैं और आंख गराए हुए हैं कि कब ये निकले। सहनी ने दुपट्टे से सिर ढांपकर अपनी धुंधली आंखों में से हवेली को अंतिम बार देखा। शाहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा, आज वह उसे धोखा दे गई। सहनी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। सहनी की आंखें फिर कभी उस ऊंची हवेली को न देख पाएंगी। प्यार से जोर मारा, सोचा एक बार घूम फिर कर पूरा घर को क्यों न देख आई मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही, उनके सामने वह छोटी ना होगी। इतना ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाया। डेढ़ी के आगे कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदे चू पड़ी। सहनी चल दी। ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े, मर्द औरतें सब पीछे पीछे। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। सहनी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गले में जैसे धुआं उठ रहा हो। शेरे, खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खां ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोला। सहनी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज से कहा, सहनी, कुछ कह जाओ। तुम्हारे मुंह से निकली असीम झूठ नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखें का पानी पोंछ लिया। सहनी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रुंधे रुंधे कहा, रब तुहान सलामत रखे, बच्चा खुशियां बख्शे। तो यहाँ पे देखिए, यह खुद इतने बड़े खतरे को झेल रहे हैं। लोग इसे भगा रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में, उनके दिल में कहीं न कहीं ये अंदर में है कि ये अगर कुछ झूठे भी बोल देंगे तो हमारे लिए रामबाण होगा, कि मेरे वह जो है हितकारी होगा। फिर भी लोग जो उनसे सलामत की गुहार लगा रहे हैं कि आप कुछ मेरे लिए बोल करके जाए। वह छोटा सा जनसमूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं सहनी के, और
हम सहानी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर सहानी के पांव छुए, कोई कुछ कर नहीं सका। राज भी पलट गया। सहानी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक कर कहा, तीनों भाग जगन चन्ना, तेरा भाग जागे। दाऊद खान ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बूढ़ियां सहानी के गले लगे और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार, एक एक करके घूम रहे सहानी की आंखों में कुछ पता नहीं। ट्रक चल दिया है, वह स्वयं चल रही है, आंखें बरस रही है। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है। इस बूढ़ी सहानी को कहाँ जाएगी अब वह? सहानी मन में मैल न लाना, कुछ कर सकते तो उठा न रखते। वक़्त ही ऐसा है, राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। रात को सहानी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा? वह तो मैं वही छोड़ आई हूँ। कहने का मतलब है, जब ये कैंप में पहुंची जहाँ पे हिंदुओं को रखा गया था मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से, तो वहाँ ये कह रहा है कि राज पलट गया, सिक्का तो मैं जो सारा धन था वही मैं छोड़ आया हूँ, तो फिर सिक्का कैसे पलट गया? और शाहजी सहानी की आंखों और भी गीली हो गई। आसपास के हरे हरे खेतों से घिरे गांव में रात खून बरसा रही थी। शायद राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का बदल रहा था। तो इस कहानी में आप समझ सकते हैं कि आज़ादी के बाद का किस तरह से दंश हमारे देशवासियों ने झेला। तो उसकी यह एक गाथात्मक है कहानी कि एक व्यक्ति जिसको उम्र भर शाहजी और सहानी ने पाल कर रखा, वही उसके खून के प्यासे हो गए थे। लेकिन उन लोगों के अंदर सहानी जी के प्रति हमदर्दी अभी भी बनी हुई है और वो कह रहे हैं कि इसको किसी तरह यहाँ से सुरक्षित होकर चले जाएं। अगर हम इसे कुछ नहीं करेंगे तो दूसरा कोई व्यक्ति जो आकर के इसका जो है हत्या कर सकते हैं, जो कि हम लोगों के सामने हो तो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए सभी साथियों ने इसे यहाँ वहाँ जा कर के इसको कैंप में छोड़ दिया। तो यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। और अगर हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।